हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं साधना सिंघल, एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, वेट लॉस ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कि हमारे गले में सामने की ओर स्थित होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये मुख्य रूप से दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4। T3 यानी थायरोक्सिन एंड T4 यानी ट्राईआइडोथायरोनाइन। मुख्य रूप से इसका काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारी ब्रेन हेल्थ को, हमारे डाइजेशन को, हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारी सांसों को बैलेंस रखना, मेंटेन करना, हमारी बॉडी के वेट को घटने या बढ़ने के लिए भी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम समझते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ब्लड में, और वो अपने निश्चित बॉडी पार्ट में पहुंचकर वहां के फंक्शंस को देखते हैं। तो थायराइड कैसे काम करता है? थायराइड मेन रूप से आयोडीन से बैलेंस रहता है। अगर आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में बैलेंस रहती है तो ये भी बैलेंस रूप से सिक्रीट होता है। किंतु अगर हार्मोन का घटना या बढ़ना होता है, यानी कि ये घट या बढ़ जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा हो रही है। आयोडीन की मात्रा के कम होने से हमें घेंगा रोग यानी कि गॉइटर भी हो जाता है। अब समझते हैं कि ये थायराइड बीमारी होती कैसे है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है TSH को सिक्रीट करने के लिए। उसके मैसेज भेजने से पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बनाती है और आगे सेंड करती है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को जब TSH मिलता है तो वो T3 और T4 का निर्माण करती है और इसको ब्लड में सिक्रीट करती है। जब वो हार्मोन ब्लड में सिक्रीट हो जाता है तो वापस से वो बॉडी पार्ट्स में तो जाता ही है, तो साथ में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में भी जाता है और उनको बैलेंस करने के लिए, मतलब TSH के सिक्रीशन को बैलेंस करने के लिए भी मैसेज सेंड करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सेंड करता है मैसेज और पिट्यूटरी सेंड करती है थायराइड को, और थायराइड वापस से T3 और T4 के द्वारा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को बैलेंस करता है। हाँ, तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। अब हम देखते हैं कि ये थायराइड बीमारी कैसे होती है, किस प्रकार की हो सकती है। तो पहला देखते हैं, जब इसमें थायराइड का सिक्रीशन घट जाता है या बढ़ जाता है तो ये हमें हमारे फंक्शनिंग को, बॉडी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। तो ये होता है प्राइमरी डिसऑर्डर तब जब थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ ही प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर दे हार्मोन की। सेकेंडरी होता है जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से मैसेज ना भेजे थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए, तो ये सेकेंडरी कहलाता है जब पिट्यूटरी में डिस्टर्बेंस आ जाता है। थर्ड कहलाता है टर्सरी डिसऑर्डर, जब हमारा हाइपोथैलेमस प्रॉपर मैसेज ना सेंड करे पिट्यूटरी को TSH को सिक्रीट करने के लिए, तो ये टर्सरी कहलाता है। फोर्थ भी एक होता है हमारा इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब होना, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का सिक्रीशन कम कर देती है। तो ये हमें समझ में आया कि कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो TSH घटेगा, तो TSH घटेगा तो T3 और T4 का भी सिक्रीशन घटेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि अधिक कॉर्टिसोल मतलब कि TSH का सिक्रीशन कम और फिर T3 T4 का भी सिक्रीशन कम, और इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ।
तो स्ट्रेस बढ़ने पर थायराइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमने देखा कि स्ट्रेस के बढ़ने से हमारा कॉर्टिसोल के बढ़ने से हमारा थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो थायराइड के सिक्रीशन को प्रॉपर रखने के लिए हमें यौगिक उपचार की आवश्यकता है। तो इस तनाव से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है योग निद्रा एवं गहन ध्यान। कीर्तन एवं आनंद की अनुभूति देने तक सामूहिक मंत्र गायन भी एक अच्छा माध्यम है। और सबसे अच्छा है उज्जाई प्राणायाम के साथ मंत्र को चेतना के साथ नाभि से कंठ तक ऊपर। अब हम समझते हैं स्ट्रेस का और थायराइड का आपस में क्या रिलेशन होता है। पहले हमने समझा था हाइपोथैलेमस किस तरह से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सेंड करती है पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी रिलीज करता है टीएसएच और टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं। इसी प्रकार जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो पिट्यूटरी सिग्नल देता है एड्रेनल ग्लैंड को और एड्रेनल सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ने पर करें, इसको भी करने से हमें लाभ मिलता है। अब हम समझते हैं कि थायराइड कितने प्रकार का होता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है। जब ये हार्मोन आवश्यकता से अधिक सीक्रेट होने लगता है तो कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाने से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का वजन तेजी से घटने लग जाता है। हमारी सांसें तेज चलने लग जाती हैं, हमारी हार्ट की रेट तेज हो जाती है, हमें डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हमारी इसकी वजह से होती है। और थायराइड के बढ़ जाने से हमें गर्मी बहुत अधिक लगने लग जाती है, क्योंकि जब थायराइड बढ़ता है तो हमें पसीना अधिक आता है, गर्मी अधिक लगती है। नर्वसनेस, चिंता, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये भी इसके वजह से होते हैं। साथ में होता है हमारे बालों का झड़ना, बालों का पतला होना और महिलाओं में पीरियड्स की इरेगुलरिटी। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इससे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने से हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है और हार्ट रेट बढ़ने से हमारे हार्ट पर बहुत अधिक लोड बढ़ जाता है, जो कि भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सेकंड प्रकार का डिस्टरबेंस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म नाम से, जिसके में कि हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को लेस सिक्रीट करता है, कम सिक्रीट करता है, तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। उसमें हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के कम या कि स्लो काम करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में हीट भी कम जनरेट होती है। हीट कम जनरेट होने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ठंड के प्रति सेंसिटिव हो जाती है, मतलब उनको ठंड ज्यादा लगने लग जाती है, ठंड के प्रति सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि बॉडी में हीट कम जनरेट होती है। तो इसकी वजह से ठंड अधिक लगती है। हमारा जब हीट कम जनरेट होती है तो हमारा डाइजेशन भी स्लो होता है। डाइजेशन स्लो होता है तो हमें हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। वजन बढ़ता है, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन रहता है, बाल अधिक टूटते या झड़ते हैं और पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी होती है। हमारी वॉइस, जो कि गले की हमारी आवाज में भी भारीपन आ जाता है। इसकी वजह एक यही होती है कि हमारी जो वॉइस को कंट्रोल करने वाली नर्व होती है वो थायराइड ग्लैंड में से ही पास होती है। तो इसमें हमारी मेमोरी पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और खासकर बच्चों में, अगर बच्चों की मेमोरी के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि जब थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होता है, तो इसमें सबसे जो मेन चीज होती है वो बॉडी में स्टिफनेस आने लग जाती है, मसल्स वीक होने लग जाती हैं, जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको अपना थायराइड जरूर चेक करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थायराइड नामक इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कैसे बैलेंस किया जाए यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा। क्योंकि हमारा योग का चैनल है तो हम आज यौगिक प्रैक्टिस की ही बात करेंगे। तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं यौगिक प्रैक्टिस में आसन, मुद्रा, प्राणायाम,
मंत्र चैंटिंग और बंध। अब धीरे धीरे हम उनको कैसे समझेंगे कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं। आसनों के द्वारा जब हम अपने शरीर को खींचते हैं, मोड़ते हैं, तो उसमें हमारे थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमें थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करना है तो हम उन्हीं आसनों को इसमें इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। तो इसमें बहुत सारे आसन आते हैं, जिसमें से मेन होता है हमारा ग्रीवा संचालन। जब हम गले को सामने की ओर मोड़कर थोड़ा सा होल्ड करते हैं और फिर पीछे की ओर भी स्ट्रेच करते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी स्ट्रेच होता है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को भी करते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, वाइब्रेट होता है, स्टिमुलेट होता है। थर्ड इसमें कर सकते हैं, अगर जो लोग सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं वो इसको दीवार के सहारे या चेयर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, पर नहीं कर पाते हैं तो वो लोग इसके लिए विपरीत करनी भी कर सकते हैं। विपरीत करनी भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। उसके बाद आता है इसमें उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन में भी हम लोग बैठ के बैक बेंडिंग करते हैं। वैसे तो सभी बैक बेंडिंग आसन इसके लिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि बैक बेंडिंग में हमेशा हमारी नेक पीछे की ओर स्ट्रेच होती है और हमारा गले का एरिया स्ट्रेच होने की वजह से थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट होता है। तो उष्ट्र आसन भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आता है इसमें हल आसन। इसमें अन्य आसन भी होते हैं, जैसे खड़े होकर करना ताड़ आसन, हस्तोत्तान आसन, चक्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन। विपरीत करनी या सर्वांग आसन के बाद हमेशा करना है हमको मत्स्य आसन। उसमें भी हमारा गला स्ट्रेच होता है, यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है। हमारे पद्मासन, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन जो होती है वो भी हमारे गले को स्ट्रेच करने में, हमारे गले के ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में काफी हेल्पफुल होती है। कर्ण पीड़ा आसन, मार्जरी आसन, ये सब आसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक और आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन, जिसमें भी हम जब गले को पीछे की ओर रोटेट करते हैं, गर्दन को बैक को रोटेट करते हैं तो हमारा गला उसमें भी स्ट्रेच होता है और हमारी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। ये तो ही आसनों की बात। अब हम करते हैं प्राणायाम की बात। इसमें मेन कौन कौन से प्राणायाम काम करते हैं, तो इसमें सबसे मुख्य जो प्राणायाम है वो होता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम गले से रगड़ता हुआ सांस को अंदर खींचते हैं, जिससे हमारी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। उसके बाद हम चिन लॉक करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस को छोड़ देते हैं। तो जब हम चिन लॉक करते हैं, सांस को अंदर रोकते हैं, तो हमारा गले के ऊपर रुकी हुई सांस काम करती है, अपने हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। तो हमारे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ तो उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। सेकंड आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा भी हम लोग अपने पूरे सेंस ऑर्गन्स को बंद करके अंतर्मुखी करते हैं और एक ओम का वाइब्रेशंस, एक भंवरे की गुंजन की तरह एक वाइब्रेशंस को फील करते हैं। उसको हम लोग बिल्कुल नाभि से उठाते हुए गले में लेकर आते हैं, गले में अपने वाइब्रेशंस को उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो जब वो गले में अपनी हमारी गले की ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है तो उससे भी हमारा ग्लैंड एक्टिवेट होता है। थर्ड प्राणायाम होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिससे हमारी पूरे शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं। नाड़ियां शुद्ध होके हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को बैलेंस करती हैं, तो उसमें हमारा थायराइड ग्लैंड भी आ जाता है। तो नाड़ी शुद्धि के द्वारा भी हम अपने थायराइड को बैलेंस कर पाते हैं। ये की हमने प्राणायाम की बात। अब इसमें बात करते हैं अपने बंध के बारे में। इसमें जालंधर बंध लगाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे विशुद्धि चक्र पर स्थित है। विशुद्धि चक्र हमारे थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो विशुद्धि चक्र को अगर हम बैलेंस रखते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस रहता है। तो जालंधर बंध लगाने के लिए हमको अंदर गहरा लंबा सांस भर के लॉक कर लेना चाहिए। तो ये कहलाता है अंतर कुंभक बंध। और जब हम सांस को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, तो बाहर छोड़ के जब हम बंध लगाते हैं तो बाह्य कुंभक बंध कहलाता है। तो हमें दोनों प्रकार से जालंधर बंध को प्रैक्टिस करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं मंत्र उच्चारण की। मंत्र उच्चारण करने से भी हमारे थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट आता है, वो भी बैलेंस होता है और हम लोग इसमें अपने आप को मानसिक रूप से भी शांत पाते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारा ब्रेन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है थायराइड के सिक्रीशन के लिए। तो जब हम मेंटली शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो भी हम लोग अपने थायराइड ग्लैंड को बैलेंस कर पाते हैं, उसके सिक्रीशन को बैलेंस कर पाते हैं। तो हमें कौन कौन से मंत्र चैंट करने चाहिए इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम मंत्र, जो कि एक सबसे छोटा मंत्र है। इसको चैंट करके भी हम अपने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा मंत्र है मकार मंत्र बोलते हैं, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए करा जाता है। उसे बोलते हैं म शब्द के साथ में उसको लंबा बोलना, जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार माँ का उच्चारण भी करते हैं। जैसा कि कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट पर लेके जाएंगे और गुंजन में माँ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसे आप करके देखें, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। बाकी चीजों को मैंने करके इसलिए नहीं बताया कि बहुत कॉमन है, सभी लोग करते भी आए हैं, पर अब पूर्ण जागरूक होकर करेंगे तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। थर्ड मंत्र आता है हमारा गायत्री मंत्र, जो कि हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए, हमारी आत्मा शरीर को एक रूपता लाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम गायत्री मंत्र को भी चैंट करें। अब अंत में मैं आपको कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें बताना चाहूंगी कि जब थायराइड अधिक बढ़ जाए तो चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। वह अच्छे योग गुरु के सानिध्य में ही यौगिक प्रैक्टिस करें। धैर्य पूर्वक लंबे समय तक यौगिक प्रैक्टिस करने से हमें लाभ मिलता है। कभी कभी ग्लैंड्स की क्रियाशीलता वापस आने में अधिक समय लग सकता है, तो ऐसी अवस्था में औषधियों का सहारा लेते हुए योग चिकित्सक के निर्देशन में योग अभ्यास करें। वह धीरे धीरे औषधियों को भी कम करते जाएं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले अभ्यास ना करें, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका एवं कपालभाति प्राणायाम। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें ऐसे प्राणायाम नहीं करने चाहिए जो कि कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और कम करते हैं, क्योंकि बॉडी इस समय ठंड के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाती है। तो ये प्राणायाम है चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी। इसमें आहार का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यानी कि जब हमारा सीक्रेशन कम हो रहा हो थायराइड का, तो हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए और कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। जब हमारा सीक्रेशन बढ़ा हुआ हो, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। कम खाने पर भी वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि ये हार्मोन फैट एंड ग्लूकोज को भी मेटाबोलाइज करता है, इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसलिए इसमें फैटी वस्तुएं ना खाएं, हाई कैलोरिक फूड ना खाएं। डाइजेशन स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके लिए भी हमें अधिक फाइब्रस फूड, अधिक ग्रीन वेजिटेबल्स, अलग अलग रंगों की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी खाने चाहिए। इसमें सभी प्रकार की सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अन्य रंग की सब्जियां जैसे बैंगन, लौकी, भिंडी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, मटर आदि सभी खाने चाहिए। अनाज में साबुत मोटे अनाज जैसे कि किनवा, ज्वार, बाजरा, कूडो, बैनियर्ड, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट्स, ये सब खाने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा और मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। स्प्राउट्स में हमें चना, मूंग, मोठ, मसूर, मेथी आदि के स्प्राउट्स खाने चाहिए। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज, सलाद पत्ता आदि। फल, कम कैलोरी वाले फल सभी ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, मौसमी, खरबूज, तरबूजे, आड़ू, आलू बुखारा, पपीता आदि। सीड्स में हम ले सकते हैं पंपकिन, चिया सीड्स, सनफ्लावर,
तरबूज और खरबूजे के सीड्स और फ्लेक्स सीड्स, किंतु इनकी मात्रा भी लिमिटेड ही रखें। सूखे मेवे भी लिमिटेड मात्रा में ही खाएं, किंतु इनमें ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी थकान को दूर करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसलिए इन्हें हमें कम मात्रा में जरूर लेना चाहिए, जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, अंजीर आदि। कुछ औषधीय गुण वाली वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कि दालचीनी व मुलठी, थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत सहायक होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारे थायराइड के फंक्शन को धीमा कर देते हैं, जैसे कि गाइटोजेनिस फूड। वो होते हैं जैसे ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मशरूम, सोयाबीन, शलगम, मूली आदि। इसमें हमें अधिक नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होता है। इसके साथ ही हमें नियमित व्यायाम और यौगिक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इससे हार्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, साथ में ब्रेन, हार्ट एवं अन्य इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी बैलेंस होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से कैलोरी ज्यादा बर्न होती हैं, इसलिए इसमें वो सभी चीजें हम खा सकते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें नहीं खानी चाहिए। यानी कि जो पदार्थ हाइपोथायरॉयडिज्म में नुकसान करते हैं वो इसमें फायदा दे सकते हैं। इसमें गोइट्रोजेनस ग्रुप वाली सभी सब्जियां खा सकते हैं। इसमें आप अपने भोजन में चावल, आलू, शकरकंद, पनीर, आम, चीकू, लीची, केला, खजूर, शहद, गाय का देशी घी आदि शामिल कर सकते हैं। 2 मील्स के बीच में गैप अधिक ना करें। आयोडीन युक्त पदार्थ लें, जैसे राजमा, पालक आदि। इसमें वजन कम होने की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, तो प्रोटीन युक्त पदार्थ ज्यादा लें और साथ में योग अभ्यास भी जरूर करें, तभी खाने का एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होगा। दोनों ही प्रकार के थायराइड में हड्डियों की मजबूती के लिए हमें सभी मिनरल्स युक्त सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स लेने चाहिए। इसमें हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, तो उनके लिए भी हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है और हमारे यौगिक अभ्यास की भी। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं ध्यान में रखने योग्य, उन्हें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करके योगाभ्यास को अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करके अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारा थायराइड अनबैलेंस हो रखा है, हमारे जो सिम्टम्स आने लगे हैं, तो तुरंत चेक करवाएं। और अगर वो इनिशियल स्टेज में पाया जाए अनबैलेंस, तो उनको यौगिक क्रियाओं के द्वारा ही आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको मेडिकली सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार मेडिकली अगर हम सपोर्ट लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है, होल लाइफ लेनी पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि उसको लेने से हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है अपनी जो ओरिजिनल एक्टिविटी होती है उसको भूल जाता है, और जो ओवर इंड्यूस्ड होती है, जो उसको ऊपर से इंड्यूस किया जाता है उसको हार्मोन्स देके, वो उसी तरह से काम करने की फिर आदत बना लेता है, तो वो अपनी अपनी धीरे धीरे ओरिजिनल क्षमताओं को खत्म करता चला जाता है। इसलिए हमको ऊपर से हार्मोन्स पूरी जिंदगी भर लेने पड़ते हैं। तो अगर हम यौगिक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको ऊपर से हार्मोन्स नहीं लेनी पड़ेगी और हम लोगों को अपने आप को बैलेंस करना आ जाएगा, तो हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ और स्ट्रांग रहेंगे। धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी को जागृत करना है, योग के प्रति एक अवेयरनेस लाना है, जिससे कि सभी लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, जिससे कि वो स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और एक सुंदर और स्ट्रॉन्ग समाज का निर्माण कर सके। धन्यवाद। याद रखें, बेटर बॉडी रिजल्ट इन बेटर लाइफ। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हो